ऑपरेशन सिंदूर के बाद भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस फिलहाल किसी सीज फायर के मूड में नहीं दिख रहे। अब नया बवाल शुरू हुआ थरूर और सिंदूर को लेकर। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और उनकी अपनी ही पार्टी के लोग हमलावर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा युद्ध शुरू हो गया है। दोनों तरफ से हम फर्स्ट के गोले दागे जा रहे हैं। पनामा में शशि थरूर ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि उनकी अपनी ही पार्टी उन पर हमलावर हो गई। सिंदूर और थरूर को लेकर क्यों आमने सामने है बीजेपी कांग्रेस? सिंदूर को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर क्या कहा? क्या शशि थरूर का कांग्रेस से जाना तय हो गया है? सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या है दोनों पार्टियों के दावे? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। राजनीति से इतर सवाल वो भी हैं जो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उठाए हैं। आखिर क्यों एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा नहीं हो पाता? नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली खबरों का बुलेटिन खबरगांव समाचार। बीजेपी कांग्रेस दोनों सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि 2016 में हमने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ था, तो कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकारों में ये कई बार हुआ, हमने कभी घूम घूम कर इसका प्रचार नहीं किया। दोनों तरफ के प्रवक्ताओं की फौज मैदान में है और बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत हुई शशि थरूर के एक बयान से। शशि थरूर पूर्व विदेश राज्य मंत्री, पूर्व डिप्लोमेट और केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार 4 बार के कांग्रेस पार्टी के सांसद पनामा में थे। पनामा साउथ अमेरिका का एक देश है। नक्शे में आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच लटका हुआ दिखाई देगा। वैसे ही जैसे इस वक्त शशि थरूर का भविष्य दो पार्टियों के बीच झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। शशि थरूर फिलहाल भारत के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा, बीजेपी के शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, तेजस्वी सूर्या और तेलुगु देशम पार्टी के जीएम हरीश बालयोगी शामिल हैं। इसी तरह के 6 और भी प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजे गए हैं, जिनका काम अलग अलग देशों में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को लेकर भारत का पक्ष रखना है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा शशि थरूर की ही है। कुछ समय पहले तक मोदी सरकार की आलोचना करने वाले थरूर ने पिछले कई मौकों पर उनकी तारीफ की है। अब उन्होंने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की भी तारीफ की। कहा, हाल के वर्षों में जो चीज बदली है वो ये है कि अब आतंकवादियों को भी ये पता चल गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब पहली बार भारत ने सितंबर 2016 में उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था, ये कुछ ऐसा था जो हमने पहले नहीं किया था। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. थरूर के इस बयान पर बवाल शुरू हो गया। उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं ने उन्हें घेर लिया। उदित राज ने उन्हें बीजेपी का सुपर स्पोक्स पर्सन बता दिया। उदित राज ने कहा, मेरे प्रिय शशि थरूर, काश मैं प्रधानमंत्री मोदी को मना सकता कि वो आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दे, यहां तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री भी घोषित कर दे। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को ये कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत ने कभी भी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की थी। 1965 में भारतीय सेना ने लाहौर सेक्टर में कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया और पाकिस्तानियों को चौंकाया। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई, लेकिन राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया, उसके प्रति आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं? उदित राज की पोस्ट को कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रीपोस्ट किया। साथ ही लाहौर जिले के बुर्की में एक कब्जे वाले पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन के बाहर पोज देते हुए 4 सिख रेजिमेंट के अधिकारियों की तस्वीर भी पोस्ट की।
बाद में एक और पोस्ट में पवन खेड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू का लिंक भी शेयर किया, जिसमें पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बातचीत हुई थी। खेड़ा ने इसमें थरूर को भी टैग किया। खेड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने थरूर की ही किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का एक पन्ना शेयर किया। उन्होंने कुछ लाइनें हाईलाइट की जिनमें थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को चुनावी और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की थी। पवन खेड़ा ने कहा कि मैं डॉक्टर थरूर की बातों से सहमत हूं जो उन्होंने 2018 में अपनी किताब में लिखी थी। जवाब में थरूर की ओर से भी एक ट्वीट आया, बिना किसी का नाम लिए। कहा, पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद मुझे आधी रात को यहां से निकलकर 6 घंटे बाद बोगोटा, कोलंबिया के लिए प्रस्थान करना है, इसलिए मेरे पास वास्तव में इसके लिए समय नहीं है। लेकिन फिर भी उन कट्टरपंथियों के लिए जो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता के बारे में भड़के हुए हैं, उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, ना कि पिछले युद्धों के बारे में। मेरी टिप्पणी से पहले हाल के वर्षों में हुए कई हमलों का उल्लेख किया गया था, जिनके दौरान भारत की पिछली प्रतिक्रियाएं नियंत्रित और संयमित थी, जो कि हमारी नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रति जिम्मेदार सम्मान के कारण थी। जैसा कि हमेशा होता है, आलोचक और ट्रोल मेरे विचारों और शब्दों को अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकते हैं। मेरे पास वाकई इससे बेहतर काम है। शुभ रात्रि। थरूर ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कही, साथ ही अपने तर्कों के समर्थन में सफाई भी दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से हमला जारी रहा। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी एक ट्वीट आया जिसमें 2008 से 2014 के बीच 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का दावा किया गया है। इस ट्वीट का कैप्शन था फॉर योर इंफॉर्मेशन, यानी आपकी जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी ने भले ही नाम ना लिखा हो, लेकिन स्पष्ट था कि यह ट्वीट के जरिए किस पर निशाना साधा गया था। निशाना भाजपा की ओर से भी साधा गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है और उन्हें देश की कितनी परवाह है? क्या भारतीय सांसदों को विदेशी राष्ट्र में जाकर भारत और उसके प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना चाहिए? राजनीतिक हताशा की भी हद होती है। रिजिजू ने यह भी पूछा कि कांग्रेस का हाथ किसके साथ है? क्या कांग्रेस पार्टी में देश के लिए बोलना मना है? उन्होंने कहा कि कम से कम कठिन समय में तो हमें एक सुर में बोलना चाहिए। दुर्लभ दृश्य है, एक सांसद जो कल तक सरकार पर हमलावर था, आज तारीफ कर रहा है। विपक्ष के सांसद का समर्थन सरकार कर रही है और विपक्ष की पार्टी अपने ही सांसद पर हमलावर है। ऐसा दुर्लभ नजारा भारत की ही राजनीति में संभव है। प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने से पहले से ही उनके नाम को लेकर बवाल हो रहा है। अपनी विशिष्ट शैली की अंग्रेजी के लिए मशहूर शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा और मोदी सरकार के फैसलों की प्रशंसा की, उनके विपक्षी भी उनके मुरीद हो गए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों को दिए इंटरव्यू में थरूर ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और भारत की कार्रवाई का समर्थन किया। तभी से यह तय माना जा रहा था कि अगर विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए कोई डेलीगेशन जाएगा तो उसमें थरूर का नाम जरूर होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से जिन 4 नेताओं का नाम भेजा, उसमें शशि थरूर का नाम शामिल नहीं था। कांग्रेस ने इस फैसले से लोगों को चौंकाया और सरकार के फैसले ने कांग्रेस को। सरकार ने कांग्रेस पार्टी के जिन 5 नेताओं को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया, उनमें कांग्रेस की लिस्ट से केवल एक नाम शामिल था, जिसके बाद दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हुई। दरअसल जिस तरीके से हाल के दिनों में शशि थरूर और बीजेपी नेतृत्व के बीच नजदीकी बढ़ी है, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी शशि थरूर को लेकर असहज है। पार्टी के मंचों से लेकर संसद तक थरूर की जगह अन्य सांसदों को प्राथमिकता दी गई। थरूर ने खुलकर इस पर बोला भी, फिर पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और अब विदेशी दौरों पर जिस तरह से थरूर के बयान आए हैं, कांग्रेस में थरूर के लिए दरवाजे बंद होते ही दिखाई दे रहे हैं। अगले साल केरल में विधानसभा के चुनाव हैं। थरूर राज्य की राजनीति में सक्रिय होने का संकेत कई बार दे चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर भी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कभी हरी झंडी नहीं मिली। लगातार इग्नोर किए जाने का मुद्दा भी थरूर ने स्वीकारा। दूसरी तरफ भाजपा अभी भी केरल में एक बड़ा चेहरा तलाश रही है। क्या ये तलाश थरूर पर जाकर खत्म होगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भाजपा थरूर को लेकर ही आमने सामने है। सिंदूर पर भी दोनों पार्टियों के बीच गोलीबारी जारी है
ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भाजपा 9 जून से घर घर सिंदूर बांटने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने घर घर सिंदूर बांटने के अभियान पर सवाल पूछा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदू धर्म में किसी महिला को सिंदूर उसका पति देता है, फिर पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके और किस लिए काम आएगा। लेकिन मैं कहती हूं कि मोदी जी, फिर भी अगर आप सिंदूर बांटना चाहते हैं जाके घर घर, तो मेरे 3 सवाल हैं जिनका जवाब आपको, भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, इस देश की महिलाओं को, बेटियों को जरूर देना चाहिए। और पहला सवाल यह है कि पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर, पराये आदमियों द्वारा दिया गया यह सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा। तो जो हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार हैं, संघी और भाजपाई, क्या वो नहीं जानते हैं कि भारत में हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है, उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है, या फिर सिंदूर मिलता है शक्तिपीठ से, मंदिर से, सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में। तो ये जब आपके कार्यकर्ता डिब्बियों और पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे, और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा, उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा। ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी तीखी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? सिंदूर का संबंध हर महिला से है। सिंदूर को पवित्र माना गया है। महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में थे। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और पाकिस्तान को चेतावनी दी। साथ ही पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि केंद्र की योजनाओं पर यहां की निर्मम सरकार बैठ गई है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहासा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी नीति फूट डालो और राज करो की है। आज उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं बहुत दुखी हूं।
उन्होंने कहा कि आज पूरा विपक्ष दुनिया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन क्या मोदी और उनके नेताओं के लिए यह कहने का समय आ गया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल भी करेंगे? मैं उन्हें चुनौती देती हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो कल चुनाव में उतरे, हम तैयार हैं और बंगाल आपकी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। बंगाल के बाद पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे, जहां कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं। यहां उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने एक लंबा रोड शो किया जो बीजेपी दफ्तर में जाकर खत्म हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश ने भारत की ताकत को देखा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के शौर्य को देखा, साथ ही कई ऐसी चीजों की ओर भी लोगों का ध्यान गया जहां अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भी ऐसी कुछ चीजों को चिन्हित किया है। उन्होंने तकनीक के साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पर और अधिक खर्च करने की बात कही, यानी ज्यादा से ज्यादा शोध और फिर तकनीक का विकास, ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही उन्होंने डिफेंस प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी पर भी सवाल उठाए और इंडस्ट्री की खिंचाई की। उन्होंने कहा कि एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रोजेक्ट तय समय सीमा में पूरा हो गया हो। उन्होंने कहा, समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए एक बार समय सीमा दिए जाने के बाद मुझे लगता है कि एक भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमें इस पर गौर करना होगा। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता? अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय कभी कभी हमें यकीन होता है कि यह पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना. Obviously then the process gets vitiated. एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह नई दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है, हर दिन हम नई तकनीकें खोज रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री में आए बदलाव की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले हमें भारतीय उद्योग पर हमेशा संदेह रहता था कि ये हमें वो प्रोडक्ट नहीं दे सकता जो हम चाहते हैं। हम बाहर की ओर ज्यादा देखते थे, लेकिन पिछले 1 दशक से अधिक समय में चीजें काफी बदल गई हैं। दुनिया की जो मौजूदा स्थिति है उसने हमें एहसास कराया है कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र साधन है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। इंडस्ट्री से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। प्राण जाए पर वचन ना जाए की तर्ज पर काम करना है। आगे उन्होंने सलमान खान की मूवी का डायलॉग दोहराते हुए कहा कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।